अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों की, 12 घंटों की नहीं लेकिन चंद घंटों की खबरों के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वीलॉग के अंदर बाकी खबरें शामिल नहीं हैं, बल्कि मेरी पहली मुलाकात सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के साथ मेरी आज पहली मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या डिटेल्स आई हैं सामने, मेरा उनका इंटरेक्शन जो है वो क्या रहा, किस तरह रहा, इसकी सारी तफसीलात जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज का दिन जो है वो CM KP सुहेल आफरीदी लाहौर में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ उन्होंने ग्रुप्स के अंदर जो है वो लोगों से मुलाकातें की हैं। हमें पहले जो है वो दोपहर को 1 बजे बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे ख़ास तौर पे पैगाम आया कि जी आप सुबह 10 बजे जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि इस सारे मामले को जो हैंडल कर रहे थे उन्होंने माशाल्लाह लोकेशन ही गलत भेज दी। तो हम जो है वो मुलाकात डिफेंस के घर में होनी थी, हमें माशाल्लाह बरकी रोड की एक किसी फार्म हाउस की लोकेशन जो है वो भेज दी गई। वहाँ पे हम पहुँचे तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैंने जब दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी सॉरी, हमने आपको गलत लोकेशन भेज दी, और मुझे नहीं, मेरे अलावा कई साफ़ियों को गलत लोकेशन भेज दी गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपने डिफेंस आना है। शदीद धुंध, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही थी, तो खैर फिर ऑल द वे जो है वो हम डिफेंस आए। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो CM KP जिस घर में ये मुलाकातें कर रहे थे उसके बिल्कुल सामने थाना था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जगह चूज़ किया आपने, बिल्कुल थाने के सामने ही जो है वो CM KP जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। बाहर उनके घर के बाहर जो है वो पंजाब पुलिस के दस्ते वहाँ पे मौजूद थे जो सिक्योरिटी देने के लिए जो है वहाँ पे आए हुए थे। खैर मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो कई कारकुन जो है वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, तो वो उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो हम घर के अंदर चले गए। वहाँ पे मुझसे पहले जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। हबीब अकरम साहब वहाँ पे मौजूद थे, राय साकिब साहब वहाँ पे मौजूद थे, अजमल जामी साहब वहाँ पे मौजूद थे, आरिफ हमीद भट्टी वहाँ पे मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो भी आ गए, और इस तरह मुख्तलिफ साफ़ियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। बहरहाल उसके बाद तकरीबन कोई हमें 10-15 मिनट मेरे ख्याल में शायद इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद CM KP जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। मेरी और उनकी गुफ्तगू, हमारी नशिस्त जो है जिस तरह आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल साथ साथ थी। तो हमने इस इंटरेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड भी किया है। अब इस इंटरेक्शन में मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। उस इंटरेक्शन में क्या गुफ्तगू हुई है आप पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं इस पे एनालिटिकल गुफ्तगू जो है वो मैं उसके बाद करूँगा। सुनिए मुख्तलिफ सवालों के क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। गंडापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी ग़ालिबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह मौजूद हो। नहीं, तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा, वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जब फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात उनसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो उसका रोब इतना ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं, क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं जरूर रखूंगा। सियासत के मसाइल? सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा CM साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाजत देंगे, लेकिन ऑपरेशन दिया में कहा जा रहा है कि हो रहा है, और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी आ जाती है ऑपरेशन रुकवाएं, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियां, तमाम कुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। मिलिट्री ऑपरेशन तो सिर्फ पहले ये हमारा मौक़िफ़ था, अभी पूरे KPK की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। में क्या गवर्नमेंट इजाजत दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। के हवाले से ये खबरें भी आ रही है कि वहाँ लोग कंपनसेशन तक चुका है। नहीं, देखे कंपनसेशन जो
ऑलरेडी जो हमारे इन्होंने वादा किया था, हमारे एक बका खेल के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, लेकिन वो पे नहीं कर रही, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं और तकरीबन 7.5 अरब रुपए हम इजाफी पे कर चुके हैं बका खेल के जो हमारे मुतासिरीन हैं। इस तरह जो IBOs बाजवड़ में हुए, वहाँ से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारा कोलेट्रल डैमेज ना हो तो फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती। मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे इस तरह। तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये ज़रूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उससे पास करेंगे, आफरीद साहब तो वो उस बिना पर हुआ इस सारे मामले में जो रूट कॉज है जिसके ऊपर DG ISPR ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुशपनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असलहे की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहे कि जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की है, बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते। अच्छा। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक। मतलब 1947 से लेकर 2047 तक ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था। अभी वहाँ पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है। फाटा भी था और पाटा भी था। मर्ज हो गया ना सर? हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। अभी जो 10 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा, तो उसमें भी जो है इनको कहा गया था कि मतलब आप लोग ये सब कुछ करें। 100 बिलियन का वादा भी किया गया था, लेकिन उसमें जो है 700 अरब रुपए में अभी तक 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब रुपए हमारा बकाया है वफाक, ठीक। वो कंपनसेशन जो सरताज अजीज रिपोर्ट में दिया था। अभी वहां पर जो ये सब कुछ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 महीनों से हो रहा है। ये कब मर्ज हुआ? कबायली अजला 2018 में, ठीक है। 2018 तक वहां कौन था, किसके अंडर था? ठीक। तो सालों से होता है। तो CM अब आप क्या वॉलंटियर करेंगे कि इस चीज को जड़ से उखाड़ा मैं तो जाए? पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक। सालों से होता आ रहा है। ये जो फसलें वहां पर उगती हैं, इनकी सरपरस्ती में इनकी जेरी निगरानी उगती थी। 2018 के बाद भी, 2018 से पहले भी। जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहां से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है। मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कोई मुलविस है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असासे जाहिर करें, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी में। आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे, इंपोर्टेड सिगरेट बैन है, आपको हर दुकान में मिल जाएगी। ये कहाँ से आ रही है? दुकानों पर छापे क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना। हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि तो आपने बात है ना, लॉ एंड ऑर्डर यार लाहौर में भी मिल रही है। नहीं, वो आप अपने सूबे की बात करें ना। मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है तो वो आप समझ रहे नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बॉर्डर से अगर इंपोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ठीक, ये कोई और लेकर आ रहा है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया था, इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंडर हमें इजाजत मिली है। इस तरह नहीं है कि मतलब हम जो कितनी देर तक? अच्छा, मैं 2047 तक।
तो 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को नॉन हाथ नहीं कस्टम लगाया जरूरी तो नहीं है, मैं आपको बात बताता हूँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, ठीक है, जाएगा। चमन से आती है, चलो चमन से आती है। चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ठीक। कितना रास्ता है, ठीक है। कौन वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पर आ रहे, आप वहां तक नहीं रोक रहे, ठीक है। वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहां पर तो अलाउड है, वहां तो चलती है। कीजिएगा, लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं यहाँ। ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप, मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 तक तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4,758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है, आप वो दे दें और ये बंद हो जाएगा। वो दें, मेरे आपको बता, कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। एक स्पेसिफिक लोकेशन बार बार शेयर की गई जब आप लाहौर आ रहे थे, वादी तीरा में कुछ चर्च मेले की लोकेशन जो है वो वीडियोस बना के वो शेयर की गई, वो भी चल रहा है। आपने कहा कि मैंने एक्शन लिया ड्रग्स के ऊपर, या वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो एक वीडियो थी जो बार बार शेयर की गई, देखें जी इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भाईजान वहां पर मैंने तो आपको कहा कि हम ज़फ़रान लगाने वाले थे पूरी तिरा में, लेकिन इन लोगों ने जो है उस फार्मूले को फ्लॉप कर दिया, वहाँ कौम को उठाया और जो है वो चीज़ रफा दफा कर दी। ये जो है, लोगों ने उगाई है वहाँ पर। मेरी बात सुने, ये 2 महीने से नहीं हो रहा, ये 100 सालों से ज्यादा से होता आ रहा है वहाँ पर। सीएम साहब, ये जो ऑपरेशन टीटीपी और दीगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुई, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी इस हवाले से मल्टीपल मीटिंग्स कोर कमांडर्स से हुई और आपने ये बातें उनके सामने रखी, उनका फीडबैक या जवाब क्या? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी जब वो मुबारकबाद के लिए आए थे, तो उसमें इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। जो FC पर हमारे जवान शहीद हुए थे, चेक पोस्ट पर खुदकश हुआ था, तो वहाँ पर इनफॉर्मल सी मुलाकात में हमारी डिस्कशन इस पर हुई थी और मेरा यही मौक़िफ़ था। वो अगर आपको दावत दे तो आपको जाने में एतराज तो कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट CM तो गए थे, आपको तो कोई एतराज नहीं। किधर? उनके पास जाने में। नहीं, लास्ट वो टाइम मेरे वो पास आपके पास आएंगे, आए थे। मैं क्यों उनके पास जाऊँ? अच्छा, आप उनके पास नहीं जाएंगे? नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वो आएगा। ठीक, वो आपके पास। अच्छा अब्दुल्ली साहब, एक जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे तरीके से आप इस वक्त है, आप स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं, जिस तरह PDM बनी तो मुखालिफ ख्याल जमातें भी इकट्ठी हुई। एक मिसाल उसकी मौलाना फजलुर रहमान है, खान साहब का बार बार पैगाम सुनते रहे जी, खासकर CM जो पिछले गंडापुर साहब थे, कि वो अपने हल्के की पॉलिटिक्स से निकले और नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आए, जिसका मकसद ये था कि मौलाना साहब के साथ अलायंस बनाया जाए। आपने जिरगे के लिए उनको फोन किया या बाकी आपका उनसे रब्ता हुआ? मौलाना साहब हों या बाकी जो अपोजिशन जो आपके हम ख्याल नहीं है, जिस तरह चगजई साहब हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, तरीके साहब उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही, हालांकि उनके भी गवर्नमेंट के साथ वो नहीं बैठे हुए। तो क्या ये तरीके साहब की नाकामी है? जिस तरह PDM आपके खिलाफ इकट्ठी होगी, आपकी गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हुई, आप उस तरह का पॉलिटिकल अलायंस अभी तक नहीं बना पाए जिसमें समझा जाए कि पूरी ऑपोजिशन है, क्रॉस द बोर्ड है, बिला तफरीक है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट इन्होंने नहीं गिराई थी और ना ये गिरा सकते थे। जिन्होंने गिराई वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात के जो कानूनी तौर पर हुकूमत हो उसको गिराया जाता है, ये तो कानूनी है ही नहीं, इलीगल गवर्नमेंट है, इसको मौलाना साहब के वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ राब्ते में है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई पेशरफ्त होगी उसमें इंशाल्लाह। सब आपकी जमात के ऊपर एक और इल्ज़ाम जो लगता है, जो आपके मुखालफिन लगाते हैं, वो है कि आपका TTP के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करते हैं? 100% करते हैं। तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई भी मामला हल करना है तो मुज़ाकरात इनसे होने चाहिए, इनके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा ही? देखें, ऑपरेशन के कई अकसाम होते हैं। ठीक। जो मिलिट्री ऑपरेशन ये अनाउंस करते हैं वहां पर इमरजेंसी लग जाती है, फिर ये इंसान और जानवर में फर्क नहीं करते। वहां पर जो बंदा रास्ते में आता है वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि वो बदले की आग में फिर जो है हुकूमत को भी निशाना बनाता है और इनको भी निशाना बनाता है। ये मिलिट्री ऑपरेशन में ड्रोन्स करते हैं। ड्रोन ये नहीं देखता कि नीचे जो है कौन है, साथ में कौन है, और वहां पर अभी 21 बंदे, मासूम बंदे एक ड्रोन में शहीद हो जाते हैं, लेकिन इनसे ऑफिशियली जो है वो माजरत भी नहीं हो पाती कि हमारी कौम से करें कि गलती हो गई, माफ़ी मांगे, तो फिर लोग और गुस्सा हो जाते हैं, फिर दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। इसके लिए जो है प्लान हम ये
बार बार कह रहे हैं कि हमें बिठाएं ताकि मुश्तरका एक प्लान हो, फिर आप पर उंगली नहीं उठेगी, हम सब पर उठेगी कि आप सब ने जो है मुश्तरका प्लान बनाया था, हमारा तो इसमें काम नहीं था। बहरहाल वो जब हम बैठेंगे तो बाकी चीज़ें वो वहाँ पर मीडिया पर नहीं बता सकते या जो है खुले नहीं बता सकते, लेकिन एक प्लान बन सकता है इनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये सीरियस ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए। इनका मकसद दहशतगर्दी खत्मा नहीं टीटीपी है। का एक मौक़िफ़ ये है, टीटीपी का एक मौक़िफ़ ये है कि जी हम आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नहीं मानते, और यहाँ पे शरीयत का लॉ जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे। देखिए खान साहब, इमरान खान ने कभी टीटीपी की बात नहीं की। उनके आप सारे बयान देख लें, जेल में मेरे सामने जो उन्होंने दिए, 3 फरीक कहते हैं इसमें। कहते हैं अफगान हुकूमत से बात करो, जो सूबाई हुकूमत है वो इसमें इन्वॉल्व हो, विफाक उसके साथ इन्वॉल्व हो, और जो कबायली हमारे माहिदीन है वो इन्वॉल्व हो। वो इनके दरमियान मुकालमे की बात करती है। टीटीपी के साथ मुकालमे की बात कब की है खान साहब? मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो ये था कि टीटीपी का ये कहना है, आप इनमें से किसी एक शर्त के ऊपर भी उनको स्पेस देने के लिए तैयार तो नहीं है? क्या आपकी पोजीशन ये है? देखें, टीटीपी के अलावा जिसने सारी उम्र जो है बंदूक भी ना उठाया हो, वो मेरे मुल्क का आइन नहीं मानेगा। वो अगर हमारे मुल्क का झंडे की बेहुरमती करेगा, अगर वो मेरी कौमी तराने की बेहुरमती करेगा, उससे मैं कोई बात नहीं करूँगा। ठीक। अगर आप कहेंगे कि हम सड़कों पे निकल के इमरान को रिहा करा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते। तो क्या इस पे भी कोई ये आप सवाल कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं? नहीं? अब देखें ना, मंसूर साहब के सामने बैठ के मुझे लगता है मैं प्रोग्राम में कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ये पीटीआई तय कर चुकी है कि सिर्फ उससे टकराना ही है या कोई रास्ता दरमियान का भी निकालना है? देखें, अब आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर कि लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना हो, उस पर करेंगे और साहिब इख्तियार के साथ। सेम से ये बताएं, थर्सडे को अब 2 थर्सडे आप नहीं गए अडियाला, तो अब मायूस हो गए हैं कि आपके नहीं होती मुलाकात को नहीं जाना, या आप कुछ और अल्टरनेट प्लान? और ये समीना के सवाल के साथ मेरा भी ऐड कर लें कि जो आप नहीं जा रहे, इस पे कुछ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज था और अडियाला के बाहर, तो एक शर्त शायद ये रखी गई थी कि आप ना आए वहां पर, तो आप नहीं आए थे। नहीं, ऐसी किसी ने ऐसी मजाक किया होगा। इस दफ़ा ये 2 दफ़ा जो है पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया, इसलिए नहीं गया। और पिछला जो हफ्ता था वो भी मैं इधर ही आ रहा था, लाहौर, लेकिन यहाँ की तंजीम ने कहा कि हम रेडी नहीं हैं, तो आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आ जाए, तो इसलिए इस वीक आ गया। और वहाँ पर पंजाब में है ना अडियाला, तो सीएम पंजाब से आपने राब्ता किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है? वो बीइंग सीएम, आप भी एक सीएम है, तो आप दोनों के दरमियान एक वो बात तो हो सकती है इस पे? नहीं, मैंने से आपकी अब तक कभी बात हुई है किसी मौजू पे? कोई आप जब जैसे इकट्ठे हुए उसमें एक मीटिंग हो चुकी है? नहीं, वो जो एनएफसी उसमें वो वीडियो लिंक पे थी। नहीं, अच्छा, एनएफसी में वो गलत कोट हुआ था। एनएफसी में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें वज़ीर-ए-आला नहीं होता। चूंकि मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और मुराद अली शाह भी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से वन ऑन वन नहीं हुई अभी तक? नहीं, वैसे राब्ता कोई उनसे बात नहीं, राब्ता हुई? कुछ भी। आप जब यहाँ आए थे तो आपने ऑफिशियली उन्हें आगाह किया कि हाँ, मैं आ रहा हूँ? ऑफिशियली भी आगाह किया तो क्या था मैंने। रिस्पॉन्स अडियाला था? जेल के लिए भी ऑफिशियली उनको क्या खत लिखा। रिस्पॉन्स था उनका? नहीं किया, उसका जवाब नहीं आया। नहीं किया। आपने खत लिखा, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने? हाँ, मैं कोट लखपत जेल भी जाना चाह रहा था, अपने जो हमारे वहाँ पर लीडरशिप है, सिरान है, उनसे मिलने के लिए, और उनका भी बाकायदा मैंने कहा था, लेकिन उसकी इजाजत भी नहीं दी। तो जब कैंट में आपको रोका गया तो आपने उन्हें बताया कि मैं सीएम हूँ? नहीं, कैंट में मुझे नहीं रोका गया। जब आप वो सरफराज उमर चीमा से मिलने गए? नहीं, मैं गया ही नहीं वहाँ पर।
Attempt ही मुझे ये बताया हाँ, ना इन्होंने अच्छा। कि उन्होंने कहा इजाजत नहीं हम दे इजाजत नहीं है। यानी वो आपको इजाजत नहीं हाँ, मैंने इनको कहा कि आप रिटर्न में भेजें वरना मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं भेजा। बहरहाल ये इम्पैक्ट हम खत्म नहीं कर रहे थे इस इवेंट का, तो इस वजह से जो है हमने वहाँ रेजिस्ट नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घूमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, हमने लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो बतौर CM KP कुछ चीजें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट होगी? अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो ग्रीनरी में देखना चाह रहा था वहां पर जो है एक तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था। हाँ, दूसरा था नहीं, और मेरे ख्याल में ये अवाम का पैसा है मुसलसल जो है वो तस्वीरें। अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल है। खैर, दूसरी बात ये है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कौमें नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई हैं, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है ये इसका जो है हक है कि वो बनाए, कोई बत्तियां लगा रहे ये इसका हक है, ये अवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोचेगा, और वो सिर्फ इमरान खान। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्या राय रखते रहे। अच्छा, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मैं एवेल्यूएशन में जाऊँगा, या मैं चंद ऐसे पॉइंटर्स जो आपने शायद हो सकता है इस सारी गुफ्तगू में ना सुने हो, मैं उनको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले, आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वरना आम तौर पे हम लोग जब पॉलिटिशियंस वगैरह से मिलते हैं, और ख़ास तौर पे वो पॉलिटिशियंस जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर चले जाएं, तो उनमें से कईयों के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं। हकीकत है ये, मतलब वो हमने तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जब इन लोगों से मिलते हैं तो हमने इनको अपोजिशन में भी देखा होता है, और जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके रंग बदल जाते हैं। तो और ये सब तमाम जमातों के साथ है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में जब इन लोगों की गवर्नमेंट आई, तो वो लोग जो उससे पहले कभी किसी ओहदे पे नहीं रहे थे, उनको हमने उससे पहले 2017, 16, 15, 14 उसके अंदर जब हमने देखा था, तो उस वक्त रवैये कुछ और होते थे। जब 2018 में वो गवर्नमेंट में आए तो उनके रवैये बिल्कुल तब्दील हो गए। उसके बाद 2024 के अंदर जब इंतखाबात हुए और नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, तो नून लीग के कई ऐसे लोग जो पहले बड़े डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, तमीज़ के दायरे में रहते थे, उनके अंदर फूफा आ गई। वो आज भी है, दिमाग ख़राब हो गए हैं चंद लोगों के, तो हो जाते हैं, डजेंट मैटर। तो एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो फाटा के इलाके से हो और उसके बाद वो CM बन जाए, इट कुड बाउंड टू हैपन कि एक्चुअली उनके दिमाग के अंदर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, सबके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ मिले। ही हैड अ वेरी स्माइलिंग फेस, और बड़े तमीज़ के साथ जो है कोई वो जिसे कहते हैं नक कुची करके गल नहीं कर रहे थे, बड़े वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे साथ तो कम से कम उन्होंने बड़े अच्छे इज़्ज़त के साथ जो है उन्होंने ट्रीट किया, और नॉट जस्ट देम बल्कि इवन उनका जो बाकी जो स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था, मेरे साथ उन्होंने कम से कम बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। अब जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लाहौर के हवाले से था, लाहौर के विज़िट के हवाले से था। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मुझे इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड अब कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि जी वो जो सिक्योरिटी है वो हमारे कारकुनों को मुझसे दूर भी रखती है। अब एक्चुअली ये भी मेरे ख्याल में एक मजबूरी होती है कि आपको नहीं पता, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये PTI का कोई वर्कर है या ये कोई दहशतगर्द है। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल की एक दास्तान है वो आपके सामने है कि वो एक जलसे से फारिग हुई थी, और लग यही रहा था कि तमाम के तमाम अफराद जो आसपास मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, लेकिन उन्हीं में से एक दहशतगर्द ने जो है वो टारगेट किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। सो मेरे ख्याल में CM KP के लिए अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई इंतजाम किए जाते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं ज़रा टॉपिक टू टॉपिक इसके ऊपर मैं जो है मैं गुफ्तगू करूँगा। दूसरा, मैंने उनसे पूछा, दीगर जर्नलिस्ट भी क्वेश्चंस कर रहे थे,
کہ جی آپ کی محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کوئی ابھی تک کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری آج تک مریم نواز صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہم نے البتہ آنے سے پہلے ان کی گورنمنٹ کو خط ضرور لکھے تھے کہ جی ہم اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ان کو پنجاب گورنمنٹ کو پہلے سے جو ہے وہ اس بارے میں پتہ تھا کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں مختلف گھروں کے اندر مختلف جو ہمارے ورکرز وغیرہ تھے یا پارٹی کے رہنما تھے ان سے ملاقات کے لیے میں گیا ہوں, لیکن ایک ملاقات ایکچولی پن پوائنٹ کیا گیا, میرے خیال میں عمر دراز گوندل صاحب نے وہاں پہ اس کو پن پوائنٹ کیا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, آپ آخر وہ بھی تو پارٹی کے اندر ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی, مطلب جیسے ان کو خود بھی یہ بات یاد نہیں تھی کہ ہاں میری ان سے تو ملاقات نہیں, میری ان سے ملاقات ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے اسٹاف میں سے کسی کو کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ بھی میری ملاقات جو ہے وہ ارینج کریں. ایون دو مطلب جب آپ باقی رہنماؤں سے مل رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب صدر رہے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو ان کے ساتھ تو ملاقات ہونی چاہیے. اب اس چیز نے ذرا ایمبیگوٹی میں ڈال دیا کہ ایکچولی کیا چودھری پرویز الہی صاحب مزید اب ایکٹیو ہیں بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے یا نہیں, کیونکہ نظر تو وہ کہیں نہیں آتے, ایکٹیویٹی کے حوالے سے تو کہیں نظر نہیں آتے. اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک پنجاب اسمبلی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, مختلف لوگوں کی جانب سے جو کویشچنز کیے گئے تھے ڈرگ کے حوالے سے, وہ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ بلو دا بیلٹ قسم کے کویشچنز ہیں. پھر اس کے بعد مینا خان آفریدی نے جس قسم کا کامنٹ کیا کہ جی میں پھر گراج میں کیا ہوا تھا میں بتاؤں, اور بچے کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی پھر میں بتاؤں, اس کے اوپر ایکچولی انہوں نے کنڈیم کیا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کامنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک رہنما کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کامنٹ, اس طرح کا کامنٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جب میں پنجاب اسمبلی میں انٹر ہو رہا تھا تو وہاں پہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا تھا, دھکم پیل ہو رہی تھی, بلکہ مجھے بھی جو ہے وہ ایک دو دھکے لگے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. تو اس لیے وہاں سے ہماری وہ جو انٹری ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر وہی بڑی فلمی انداز میں ہوئی, تو ٹیمپرز ور ویری ہائی. اس کے بعد چند صحافیوں کی جانب سے یا صحافی نما افراد کی جانب سے جو کویشچنز کیے گئے تو جذبات کے اوپر جو ہے وہ جذباتی پن کے اندر آ کے جو ہے وہ اس قسم کا کامنٹ کر دیا گیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا چاہیے, یو بینگ اے سی ایم اینڈ مریم نواز بینگ اے سی ایم. انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے, میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو انوائٹ کروں گا, میں مریم نواز صاحبہ کو, مسلم لیگ نون کو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ پشاور میں آئیں, پشاور میں آ کے جلسہ کریں. آپ کو گاڑیاں بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے, آپ کو اسٹیج بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے, کھانا بھی ہم پرووائڈ کر کے دیں گے, ہم پوری طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ پشاور میں آ کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر مجھے بھی مینار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا دورہ کافی اچھا رہا ہے, موبلائز کیا ہے ہم نے اپنے ورکرز کو. اس کے بعد چند صحافیوں کی جانب سے ان سے یہ بھی کویشچن کیا گیا, میرے خیال میں چودھری غلام حسین صاحب, ہاں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ کیا ہے, یہ جو ہے وہ اس کا فائنل کیا ہوگا, اس کا ڈیڈ اینڈ کیا آئے گا, کس طرح آئے گا, عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے کس طرح باہر نکالا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح ہوگا کہ آپ اپنی اسٹریٹ ایجیٹیشن وغیرہ جو کریں اور اس کے بعد ایک ایسا کوئی موقع ہے کہ آپ جائیں اور جا کے جیل کا دروازہ کھولیں اور عمران خان کو باہر نکال لیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موقع جو ہے وہ ابھی نہیں آیا اور یہ ابھی یہ ممکن نہیں ہوگا جو آپ ذہن میں رکھیں. وہ میرے خیال میں چند لوگوں کی جانب سے ذرا ان کو پمپ اپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی, بٹ ہی ایکچولی ہیلڈ ہز نروز. میرا خیال میں وہ چاہتے تو وہ جذباتی پن کے اندر کوئی اس کو کامنٹ دے سکتے تھے, لیکن میرے علاوہ اور بھی لوگوں کی جانب سے ریکارڈنگ جو ہے وہاں پہ چل رہی تھی. سو آئی تھنک یہ ایکچولی چیکڈ ہز ورڈز کوائٹ وائزلی کہ میں کوئی ایسی ویسی کمٹمنٹ نہ کر دوں, ایسی ویسی جو ہے میں کوئی بات نہ کر دوں. اس کے علاوہ میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو فارمولہ ایک پیش کیا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے, کیا فواد چودھری صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے فواد چودھری صاحب کا ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد سوال ان سے کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میرا جو ہے وہ ہماری نظر میں جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کے قریب نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی رول نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کا اعلان نہیں کرتی, پارٹی پالیسی کا اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اور ان کے مطابق آخری پیغام جو ہمیں آیا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے آیا ہوا ہے یا علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے آیا ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی مذاکراتی جو عمل ہے وہ یہ دونوں افراد اس کے ذمہ دار ہیں. سو ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. تو انہوں نے ایک قسم کا علیمہ خان صاحبہ کی بات کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کیا کہ نہیں مطلب یہ میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں ایسی کوئی انسٹرکشنز جو ہے میں فالو کر رہا ہوں. سو انہوں نے مذاکرات کے اس عمل کو جو ہے وہ ایکچولی ایک موقع دیا ہے. دوسری بات یہ کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی ٹائم لائن ہے, مطلب چلیں ٹھیک ہے آپ اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے, آپ مزاحمت کریں گے, کب تک کریں گے؟
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا مین مقصد جو ہے، ایکچولی انہوں نے مریم نواز کا کوٹ جو ہے وہ یہاں پہ بولا، جو کہ میرے خیال میں شاید ان کو خود بھی شاید آئیڈیا نہیں ہوگا مے بی کہ یہ مریم نواز نے ایکچولی یہ بات کہی تھی کہ جی جب وہ اس وقت مزاحمت کیا کرتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو اس کے اوپر انہوں نے ایکچولی یہ لائن بولی، انہوں نے کہا جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو یہ بیسکلی ان کا فی الحال جو ہے وہ کوئی پروگرام ہے. کسی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی کہ جناب فلاں ڈیٹ سے ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بڑا احتجاج کرنے لگے ہیں یا لانگ مارچ کرنے لگے ہیں، اس قسم کی جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی کور کمانڈر پشاور کے ساتھ آپ کی ایک ملاقات ہوئی؟ انہوں نے خود بھی تصدیق کی، انہوں نے کہا اب تک میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے تھے. تو میں نے کہا جی کور کمانڈر پشاور اگر آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو آپ کیا ان کے پاس جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، جب بھی انہوں نے ملنا ہو وہ میرے پاس تشریف لے کر آئیں. تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے انہوں نے ریڈ لائن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈرا کی. اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آرمی چیف کے حوالے سے کہ گڈا پور صاحب اس سے پہلے جب سی ایم کے پی تھے تو اکثر اوقات مختلف میٹنگز کے اندر جو ہے ان کی ایسی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں جس میں اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو بہت سے لوگ ان کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے کہ جب آپ جا کے ملتے ہیں عاصم منیر صاحب سے تو آپ معاملات کو ریزالو کیوں نہیں کرتے، یا اپنے جو کمپلینٹس ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے کہا جی آپ کی اگر ملاقات کا موقع ملا آپ کو تو کیا آپ بھی یہ کرنا چاہیں گے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں اپنے صوبے کے مسائل جو ہے ان کے سامنے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو میں نے کہا جی سیاسی مسائل کیا وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے خیال میں صوبے کے مسائل جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کے جو ڈسکشنز ہیں وہ میں عمران خان صاحب کے لیے میری ایک لسٹ تیار ہے، میں ان سے کرنا چاہوں گا اگر اس کا کوئی موقع ملتا ہے تو. اس کے بعد تیرا کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن، بلکہ میرا جو کویشچن آنسر آپ نے دیکھا بھی ان سے ہوا، وہ جس جگہ پہ مجھے لگا کہ ایکچولی ان کے پاس ایک سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا. میں کم از کم میں مطمئن نہیں ہوا، آپ اگر ہو گئے ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن مجھے لگا کہ میں مطمئن نہیں ہو سکا. اور وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کے جو اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو منشیات کا کام ہوتا ہے، اسمگلنگ کا کام ہوتا ہے، اسلحہ اسمگل کیا جاتا ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 100 سال کا ایک جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا تھا قبائلی علاقوں کے ساتھ کہ جناب یہ ٹیکس فری زونز ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ کوئی کسٹم وغیرہ کا کام نہیں ہوگا. تو 1947 کے اندر یہ بات ہوئی تھی، تو 2047 تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر میں نے بھی ایک دو جرنلسٹ نے اور بھی کہا کہ جناب اب تو وہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، تو وہی لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ان جگہوں کے اوپر بھی اپلائی ہونے چاہیے. تو اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ آپ فاٹا کے عوام کو جو ہے ان کا حق نہیں دیں گے یا آپ ان کو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں دیں گے تو تب تک یہ اس فارمولے کو جو ہے وہ آپ ایک دم جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال میں دس واز اے ویک آنسر. میرے خیال میں ناؤ ہی واز پلینگ فار دا گیلری کہ ان کی ظاہری بات ہے، ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے، فاٹا کے ایریاز جو ہے ان کا حلقہ وہاں پہ ہے، خاندان وہاں پہ ہے، وہ کوئی ایسا کامنٹ ان لوگوں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کسٹم پیڈ گاڑیوں کا یا دیگر جو ٹیکس فری ایریاز یا آپ اسمگلنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کے ذریعے جو سامان آتا ہے نا وہاں پہ بہت بڑا کاروبار ہے اس کا. تو میرے خیال میں وہ کسی بھی طبقے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ آ کے سی ایم کے پی جو ہے مجھے لگا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس اس کا جواب نہیں تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے. دوسرا ڈرگس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں پوری طرح ڈرگس کے حوالے سے جو بھی وہ کارروائی کرنا چاہیں، اسٹیبلشمنٹ فوج کوئی کارروائی کرنا چاہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکچولی وہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی کاشت جو ہے وہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے تھے. زعفران کی کاشت جو ہے ہم وہاں پہ کرنا چاہتے تھے. تیرا کی جو ویلی ہے وہ زعفران کی کاشت کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الزامات یہ لگا دیے جاتے ہیں کہ جناب یہاں پہ منشیات کا کام ہوتا ہے. تو ہم تو خود منشیات کے خلاف ہیں، ہم تو بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے اگر کوئی منشیات کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ جی میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی حماد اظہر صاحب انڈر گراؤنڈ ہے، عالیہ حمزہ صاحب انڈر گراؤنڈ ہیں، دیگر رہنما کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، تو کس طرح پنجاب کے معاملات کو ہینڈل کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کر رہی ہیں نا. میں نے کہا جی وہ لیکن فزیکلی تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ فون کے اوپر بات چیت کے اوپر یا میسیجز کے تھرو ہی کر رہی ہیں نا. تو اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس اور بھی لیڈرشپ ہے یہاں پہ پنجاب کو ہینڈل کرنے کے. یہ بھی میرے خیال میں ایک ویک جواب تھا
उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था. दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली जो डिस्कस हुआ, क्योंकि वो फॉर्म 47 का बार बार जिक्र करे, तो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर जो है उसका जिक्र आता है. तो मैंने उनके साथ एक चीज़ शेयर की. मैंने उनसे कहा कि जी जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि पूरी पंजाब असम्बली में जितनी टोटल पिटिशंस हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ 15 पिटिशंस हैं पंजाब असम्बली की. तो अगर आपकी इतनी बड़ी तादाद है जो आप कहते हैं कि जनाब धांधली है और हमारी सीटें हमसे ली गई हैं, तो फिर आपको तो चाहिए कि आप जाके उसको पिटिशन तो फाइल करें, उसको चैलेंज तो करें. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि सिर्फ 15 पिटिशन जो हैं वो फाइल हुई हुई हैं और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसा है. दूसरा दोबारा पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से काम करने के हवाले से, मरीम नवाज साहिबा के साथ काम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत के ऊपर जो है मैं यकीन रखने वाला शख्स हूँ, और अगर एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव अगर मैं हूँ तो मरीम नवाज़ भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और हमारा डेफिनेटली एक वर्किंग रिलेशन जो है वो होना चाहिए. अलबत्ता पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वो जो एक पोस्टर शेयर किया गया, हमने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था, जिसमें इनकी तस्वीर और मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगाई गई थी और लिखा गया था जी नो ड्रग माफिया इन लाहौर. तो उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने कहा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह जो है मुझे ट्रीट किया जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है मैं अफसोस ही कर सकता हूँ. तो ये लुबे लुबाब था इस सारी इंटरेक्शन का जो CM KP के साथ हुई है. मेरे ख्याल में ही इज़ क्वाइट क्लियर अबाउट व्हाट ही इज सेइंग. कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में वो अपने पॉलिटिकल गैलरी की वजह से जो है वो उसका खुल के या जवाब दे नहीं पाए, या उन्होंने उस क्वेश्चन को कम से कम डक किया है. लेकिन ऑन द होल मेरे ख्याल में कम से कम मैं ये कहूँ कि इस पूरी इंटरेक्शन में 70-80% सवालों के जो है उन्होंने बड़े क्लियर कट जवाब दिए हैं कि वो इस मामले को जो है वो किस तरह हैंडल करना चाहते हैं. अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.